नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले कंट्रोल रूम हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज चर्चा करेंगे मोदी के उस खजाने की जो खजाना पहली बार सामने आया है, यानी दरवाजा खुला पहली बार, और पहली बार आप सब हमारे साथ आज देख पाएंगे वो खजाना कितना बड़ा है। यही वो खजाना है जिस खजाने की वजह से मोदी हारते नहीं, बीजेपी हारती नहीं। आपने एक स्टिंग ऑपरेशन, कैमरे पर कैद हुआ एक ऑपरेशन था जो आपने कल सुना होगा, देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, हमारे चैनल पर भी उस पर वीडियो बना था। वो मदन लाल खुराना के बेटे का था। उसमें सुना होगा कि 2.5 करोड़ रुपए झुग्गियों में बांटने के लिए मांगा था मैंने, 2.5 करोड़ रुपए, लेकिन 75 लाख ही दिया है, और 75 लाख ही बांटने के लिए मिला। उस पर नाराजगी कितनी थी कि वो गालियां, मतलब कौन कौन सी गालियां, कोई गाली बची नहीं थी जो गाली ना दी हो। ये उस खजाने का वो वाला हिस्सा है जो बही खाते में शामिल नहीं होता है। अभी तो हम आपको जो दिखाएंगे वो बही खाता वाला है, यानी खजाने में दरवाजे के पीछे भी एक दरवाजा है, वहां पर बिना अकाउंटिंग वाला हिसाब किताब होता है, झुग्गियों में बांटने वाला हिसाब किताब होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मदन लाल खुराना के पुत्र ने कहा है। मदन लाल खुराना नरेंद्र मोदी से बहुत बड़े नेता थे भाजपा में। जिस जमाने में वो भाजपा के दिग्गजों में गिने जाते थे, उस जमाने में मोदी उस कतार में सबसे पीछे खड़े होते थे, या हो सकता है कतार में ही न लगते हो, कतार से बाहर रहते हो। अब ये खजाना खुला है, इस खजाने में क्या क्या है आंकड़ों के जरिए हेमंत भाई से हम समझेंगे। हेमंत भाई जरा ये चुनावी खजाना जो है, चुनाव जीतने के लिए जो जिसका इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, इसको खोलिए, दरवाजा खोलिए, बताइए अंदर क्या क्या हीरे जवाहरात क्या क्या है। धन्यवाद आशीष भाई। आज दर्शकों के लिए काफी रिवीलिंग खबर है, काफी रिवीलिंग खबर है, और सारा देश भी स्तब्ध रह जाएगा। और मोदी जी के जो चुनाव का बाकी सब प्रोपेगेंडा तो अलग जगह है, केवल चुनाव का खर्चा, और ये मेरे आपके आकलन नहीं है, कयास नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने लिखित में चुनाव आयोग को सबमिट किया है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सबमिट किया है एज पर रूल। आपको पता है जब लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव समापन के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को सारी पार्टियों को खर्चा देना पड़ता है, अकाउंट्स बोलते हैं उसको। तो वो अकाउंट्स बीजेपी ने लेट दिए, सॉरी भी फील किया इलेक्शन कमीशन को, और जो आंकड़े दिए हैं उसको देख करके पूरा देश चौंक जाएगा। अकेली भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव पर जो खर्च किया है, इस लोकसभा चुनाव पर, वो कांग्रेस समेत 7 प्रमुख पार्टियों के खर्चे से 600 करोड़ रुपए ज्यादा है, अकेली भाजपा का। इसको कहेंगे धन बल। बाकी बल तो आप चर्चा करते रहते हैं, आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में बता रहे हैं कि धन बल क्या चीज होती है। और भारतीय जनता, अच्छा ये व्हाइट वाला पार्ट है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो रिकॉर्ड्स पे जो अकाउंटेड फॉर है, उसके अलावा जो चीजें हैं वो तो अलग है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं सारे दर्शकों के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा इलेक्शन, जिसमें उनको 240 सीट मिली है, उस पर 1737.68 करोड़ रुपया खर्च किया है, 1737 करोड़। और उनके कैंडिडेट जो थे टोटल, वो थे 441, अगर आपको ध्यान हो तो 441 कैंडिडेट्स पूरे देश में, और 1737 करोड़ रुपए का खर्च। अब इसमें प्रचार पे आइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचार की चैंपियन है, कहीं विज्ञापन का स्लॉट ही नहीं छोड़ती, सारा खरीद लेती। तो अकेले प्रचार पर उन्होंने खर्च किया 884.45 करोड़ रुपए, 884 करोड़ रुपीज प्रचार पर। 900 करोड़। फिर आप जो रोज चीखते हो ना कि मोदी जी का प्रचार, अभी टीवी उनको ना दिखाएं तो मुझे और आपको दिखाएं क्या? प्रिंट अखबार किसको दिखाए? जो माल देगा उसी को तो दिखाएंगे भाई। अकेले लोकसभा चुनाव में 884 करोड़ रुपए केवल प्रचार पर खर्च किया है। उसमें चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उस पर 853.23 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 853.23। मीडिया विज्ञापन, केवल विज्ञापन, प्रचार तो हो गया ना ओवरऑल अलग अलग तरीके का, जिसमें रोड डोर टू डोर फला दुनिया भर की चीजें, जो मीडिया का प्रचार है, मीडिया विज्ञापन, उस खाते में 611.50 करोड़ भाजपा का, सरकार का अलग होता है, केवल भाजपा का 611.50 करोड़ रुपए। प्रचार सामग्री पे 55.75 करोड़ रुपए, और स्टार प्रचारकों पर 168.92 करोड़ रुपए।
ये भारतीय जनता पार्टी का खर्चा बता रहा हूं लोकसभा चुनाव का। ये खर्च जो देश के 7 प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके सारे खर्चे को मिला दें आप, उनका भी ब्रेकअप दूंगा मैं आपको, सारे खर्चे को मिला दो 7 प्रमुख दलों के, उससे 680 करोड़ रुपया ज्यादा है। 680 करोड़ रुपए। सोचिए 2000 बीजेपी का जो खर्च है 2019 की तुलना में 2024 में वो 37% बढ़ गया, 37% इंक्रीज चुनाव खर्चे पर। और तो जो मैंने आपको बताया टोटल जो कैंडिडेट थे वो 441 थे। ये भारतीय जनता पार्टी का खाता है इस लोकसभा चुनाव का। मोदी जी ने सत्ता में तीसरी बार आने के लिए अब की बार 400 पार आए 240, ये सारा उनका बही खाता है। छोड़ दीजिए, फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि सबका ये होगा, बराबरी के अवसर मिले, वो तो कितने अवसर हैं वो तो आप देख लीजिए। फाइनेंशियल बता रहा हूं मैं आपको पता है चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले आयकर अदायगी ना करने के नाम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील कर दिए थे, याद होगा ना आपको, और कहीं से उनको राहत नहीं मिली थी। वैसी स्थिति में लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले ही इंश्योर कर दिया कि खाते सील कर दिए आपके। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जो पूरे चुनाव पर खर्च किया है वो 686 करोड़ रुपए, 686.19 करोड़, दैट इज 1/3 ऑफ बीजेपी, ऑलमोस्ट। उतना बीजेपी ने मीडिया को दिया है, जितना खर्च किया उतना मीडिया को दिया है। एग्जैक्टली उस प्रचार पे उससे भी प्रचार पे तो उससे भी ज्यादा है। प्रचार पे उससे ज्यादा मीडिया पे 611 करोड़ रुपए बीजेपी हाँ, तो उतना तो कांग्रेस के बराबर तो मीडिया दे दिया। हाँ, कांग्रेस के 686 करोड़ रुपए लगे। उसमें जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे इस बार पूरे देश में, आपको ध्यान होगा, केवल 328 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने, और जो ये खर्चा है ना कांग्रेस का, ये अकेले लोकसभा का नहीं, माय डियर, ये चुनाव आम चुनाव यानी कि लोकसभा प्लस आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा प्लस अरुणाचल प्रदेश प्लस सिक्किम, ये सारे असेंबली चुनाव भी साथ थे अगर आपको ध्यान हो तो। लोकसभा प्लस इन सारे राज्यों पर कांग्रेस का खर्चा 686 करोड़ रुपए। कांग्रेस का जो प्रचार अभियान था, विज्ञापन और ये सब, उस पर 620 करोड़ रुपए, और 328 प्रत्याशियों को दिया केवल 86 करोड़ रुपए, केवल 86 करोड़। और बीजेपी ने कितना दिया अपने प्रत्याशियों को, जो अलग अलग जो प्रत्याशियों को दिया, 853.23 करोड़ रुपए। आप सोचिए कहां लेवल प्लेइंग फील्ड है। 10 गुना से भी 12, 13, 14 गुना ज्यादा, 66 करोड़ और 853.23 करोड़। सी द डिफरेंस। और उसके बाद भी कांग्रेस की 99 सीट आएगी। अगर पर सीट खर्चा निकालेंगे जो कांग्रेस ने हर कैंडिडेट पे जीते हुए एमपी पे और जो बीजेपी ने, तो आप समझ जाएंगे सारे खेल को। नंबर, पार्टी का जो प्रचार विज्ञापन था 620, 328 प्रत्याशियों का बताया 86 करोड़। और कांग्रेस पार्टी का आपको जानकर हैरानी होगी, मुद्रास्फीति भी है, रुपए की कीमत भी गिर रही है, सारे काम हो रहे हैं। तो बीजेपी का खर्चा 19 की तुलना में बढ़ा था, जैसा हमने बात की, 37%। और कांग्रेस पार्टी का जो खर्चा है चुनाव में, ये 5 राज्य और लोकसभा का मिला करके, उसमें 16.4% घट गया। 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस के पास पैसे ही नहीं थे। वो पैसे क्यों नहीं थे वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो घट गया वो, तो 2019 की तुलना में 16.4% घटा। छोड़ दीजिए इस सारी को, कांग्रेस का टोटल खर्चा 686 याद रखिए। अब चलिए तृणमूल पर। तृणमूल का पूरा खर्चा चुनाव का 147 करोड़, लोकसभा का। डीएमके का 145 करोड़, सपा का कुल 48 करोड़, कुल 48 करोड़। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, हैरान है आप। उसके बाद माकपा का, सीपीआईएम, माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, केवल 25 करोड़। फॉरवर्ड ब्लॉक केवल 33 लाख, लोकसभा चुनाव का खर्चा 33 लाख। और आरएलपी 16.88 लाख। तो ये जो 7 प्रमुख पार्टियां हैं, इनका खर्चा कांग्रेस समेत मिला दीजिए और बीजेपी का मिला दीजिए, उसके बावजूद बीजेपी का जो खर्चा है वो 680 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये है मोदी जी की वो सिम जिसको आप कैसे हराओगे। और ये पैसा कहां से आया, इस पे हमने तमाम बार चर्चाएं की। इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो सिम थी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने सारी कंपनियों को, सारी जो कुछ भी हुआ, हजारों करोड़ रुपए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इलीगल है, असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक पैसे से लड़ा हुआ चुनाव संवैधानिक कैसे है? ये सवाल पहले भी था, वो सवाल आज भी है।
तो ये इस देश का लेवल प्लेइंग फील्ड है माननीय राजीव कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो आपका प्रमुख चैलेंजर जो है चुनाव से पहले उसके खाते सील कर दो, बाकी काम तो खुद ही हो जाएगा। तो इन हालात में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और न केवल लोकसभा बल्कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी। तो ये कहानी अपने आप में बहुत रोचक है, आंखें खोल देने वाली है। और अब जैसे दिल्ली का चुनाव है, जिसका जो स्थिति हो, लेकिन बीजेपी के पास जैसा आपने कहा झुग्गियों में बांटने के लिए एक कैंडिडेट खुद ही कह रहा है कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, और चुनाव आयोग की सीलिंग क्या है? उससे ज्यादा तो भाई झुग्गियों में बांट रहा है, एंड देयर इज नोबडी टू आस्क। और माननीय राजीव कुमार जी ने कल क्या ट्वीट किया था, देखा था आपने, कि हमारा आयोग 3 सदस्यीय है और मुझ पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं जैसे मैं इकलौता हूं, नंबर 1। और चुनाव से पहले हम पर दबाव बनाने की रणनीति है। कोई चुनाव आयोग पर दबाव बना सकता है क्या, जब तक उसके अंदर अपनी कमियां ना हो? आप संपादक हो, आपके ऊपर कोई दबाव बना सकता है क्या? तो ये सारी चीजें कुछ कह रही है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो संविधान के अंदर बेसिक है चुनाव का, उस सारे को कंप्लीटली डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट किया जा चुका है इंस्टीट्यूशंस की मदद से। आप इलेक्ट्रल बोर्ड से आपने हजारों करोड़ इकट्ठे किए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, खारिज कर दिया। वो पैसा तो आपके पास है ही, आप जो मर्जी आए करिए, पूरे देश में दफ्तर बनाइए 5 स्टार, जहां मर्जी आए जो कीजिए, पैसा आपके पास आ गया। ये सारा खेल है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में हमने सुना था, महाराष्ट्र के चुनाव में शिंदे और भाजपा पर कि कंटेनर में पैसे और ऐसे बटे, गांव-गांव में बटे, एक वोट की कीमत तो 10,000 5,000 तक पहुंच गई। यहाँ पर भाजपा का ही मतलब एक हेवीवेट मैं मानता हूँ, मदन लाल खुराना का बेटा, इसलिए मैं बार-बार रिपीट किया कि हेवीवेट कोई ऐसा नहीं है कि आज भाजपा में आया है, 6 महीने से पॉलिटिक्स देख रहा है। 2.5 करोड़ रुपए जो सुषमा स्वराज की बेटी से लेकर के सबको एक लाइन से नाम लेकर के वो कर रहा है, क्या-क्या शब्द, तो उस आदमी को समझिए, कह रहा 2.5 करोड़ रुपए मिलना था। 70 प्रत्याशी, दिल्ली चुनाव, 2.5 करोड़, 70 दूनी 140 और 35 175, 175 करोड़ रुपया दिल्ली, इतनी सी दिल्ली में 175 करोड़ रुपए, ये कौन सा है जिसका बही खाता नहीं है, जिसका अकाउंट्स नहीं है? ये तो बट गया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि ज्यादा गर्मी पड़ी और पानी भाप बन गया, तो ये पैसा भाप बन जाने वाला है कि गया तो गया। 175 करोड़ रुपए। अब ये समझ लीजिए, अगर इसी अनुपात में देश में देखिए तो 2-3 हजार करोड़ रुपए तो एक्स्ट्रा होगा जो अकाउंटेड नहीं है। उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा। उससे ज्यादा मतलब कहने वाले तो कहते हैं कि 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का चुनाव, क्योंकि उसमें बहुत सारे हाई लेवल का मैनेजमेंट है। तो अगर इस खजाने के सामने चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है कि बेमतलब का ये कांग्रेस वगैरह 200-400 करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है। ये भी बचाए, कम से कम ब्याज पे खाने जीने का पैसा बचा रहेगा इन लोग के पास है। होता है ना, कहते हैं कि भैया इतना पैसा मिल जाए तो हम कम से कम ब्याज पे अपना परिवार पाल लेंगे, बैंक में पड़ा रहेगा। तो इतना कांग्रेस को चाहिए डाल दे बैंक में। सपा 48 करोड़ में 37 सांसद जिता लाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो अखिलेश यादव पीठ मतलब अगर थपथपाना हो तो कुछ सोचना नहीं है। 48 करोड़ रुपए में 37 सांसद, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें मीडिया भी होगा, उसमें कैंपेनिंग भी होगी। उसके अलावा एक बात और कहूं, चुनाव के समय जब चैनल में हम बतौर संपादक काम किए हैं, तो चैनलों में अब के दौर में संपादकों को बेसिकली मार्केटिंग एजेंट बना दिया गया है, वो संपादक नहीं है। कंटेंट मतलब संपादक को कंटेंट, एडिटोरियल छोड़ के, संपादक का काम है एडिटोरियल, एडिटोरियल छोड़ के संपादक सारा काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री का काम है उसको छोड़ के सब करते हैं। उनसे कविता बुलवा लीजिए, उनसे पाठशाला लगवा लीजिए, वैज्ञानिक बन जाएंगे, साहित्यकार बन जाएंगे, इतिहासकार बन जाएंगे, चित्रकार बन जाएंगे। बस वो प्रधानमंत्री वाला काम छोड़ करके सब करते हैं। तो वैसे ही एडिटर भी करते हैं। तो जब आखिरी दौर में जब हमने अलविदा कहा, तो उस दौर में हमको भी कहा गया कि भाई संपादक जी को, भैया विज्ञापन वगैरह, लोकसभा का चुनाव था 19 का। ये प्रसंग इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जो पर्दे पीछे वाला खजाना है उस पे लोगों को और रोशनी पड़ेगी थोड़ी। तो संपर्क कीजिए। तो हम कहे हम तो कभी गए नहीं है, बहुत कर सकते हैं तो हम जो एड एजेंसीज हैं विज्ञापन देती हैं उनको हम फोन कर सकते हैं।
अब हम नहीं जाएंगे वहां भाजपा दफ्तर में पैसा मांगने, जाएंगे नहीं। एड एजेंसी को कि भाई एड एजेंसी वो एक नंबर पे पैसा देती है, एड एजेंसी वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है, अपना कमीशन लेती है और विज्ञापन चैनल को दे देती है। ऐसे ही चैनलों में विज्ञापन आता है मैक्सिमम। तो एड एजेंसी पैसा बांटने के लिए भाजपा, कांग्रेस, ये सब भी एक एक एजेंसी को हायर कर लेती है, उनको दे देती है कि पूरा फंड इतना है, बांटो। तो वहां पे मुझे पता चला कि चैनलों को देने के लिए एड एजेंसी के साथ भी सेटिंग है कि इतना है, इतना एक नंबर में, इतना दो नंबर में, ये भी चलता है। उस हिसाब से वो कमीशन लेते हैं, एक नंबर और दो नंबर। यानी एक नंबर वाला यहाँ पर जो 800 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़ अमाउंट दिखा है, उसमें एक नंबर वाला है, दो नंबर वाला वहां नहीं है। यही बताना था बस। अब हेमंत भाई के पास फिर चलते हैं। हेमंत भाई, इतना बड़ा खजाना, ये तो खुला तो आंखें फटी फटी रह गई। मतलब जहां बताइए 800 करोड़ इधर, 1000 करोड़ इधर, 600 करोड़ इधर फेंका पड़ा है। इस तंत्र में ये जो धन बल है लोकतंत्र में, इस पैमाने पर एक मांग हुई थी एक बार, मैं उस मांग का आज समर्थन करता हूं कि इस देश में सभी राजनीतिक, और लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे लगता है शायद वहीं से हो सकता है, मैं आपसे समझूंगा, सभी राजनीतिक दलों का पूरा चुनावी खर्च सरकार क्यों न उठा। मतलब जितने लोग चुनावी मैदान में है, पार्टी से, निर्दलीय वाले नहीं, पार्टी से जितने भी अधिकृत पार्टियों से, मान्यता प्राप्त पार्टियों से चुनाव मैदान में है, वो सरकार के खर्च पर जो भी उनका चुनावी खर्च है वो सरकार उठाए। क्या ऐसा नहीं हो जाना चाहिए? नहीं आशीष भाई, देखिए ये पिछले 2-2.5 दशकों से इस पर लगातार बहस चल रही है और ये कोल्ड स्टोरेज में है। आपको पता है ना नौकरशाही की फाइलें कैसे मूव करती है। तो इसको जो आपने जो प्रपोजल कहा, ये प्रपोजल इज वेरी मच देयर। अब से नहीं, ये 90s के दौर से लगातार चर्चा भी है, विचार में भी है। और इसमें जो रिकॉग्नाइज पार्टियों को उनके संख्या बल के हिसाब से उस अनुपात में पैसा देने की बात है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, वो सारा एक फॉर्मूला है। लेकिन उसको लेकर के तमाम मतभेद हैं जो भी एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर्स हैं, और वो मामला लगातार जैसे बाकी चुनाव सुधार दशकों से ठंडे बस्ते में पड़े हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट फंडिंग बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इसलिए गवर्नमेंट फंडिंग का प्रपोजल भी लगातार ठंडे बस्ते में ही है। ना चुनाव सुधारों में कुछ हुआ, ना इसमें कुछ हुआ, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग ड्राउन एक्सरसाइज है। अगर इसमें शिद्दत से काम किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो सकता है। देखिए इस देश के अंदर आशीष भाई, अगर भ्रष्टाचार का कोई मूल जननी है ना, वो दो ही है। एक चुनाव, और चुनाव की जरूरत पूरे करने के लिए रियल एस्टेट। सारा धंधा रियल एस्टेट से आता है और वो सारा खपता है चुनाव के अंदर। अगर ब्लैक मनी की अगर आप बात करना चाहे तो सीधा सा फॉर्मूला ये। अब मुझे आप एक बात बताइए, इस देश में देखिए तमाम एक से एक बड़े अर्थशास्त्री विद्वान अपने आप को बोलते हैं, वो कहते हैं साहब हम काला धन समाप्त करना चाहते हैं। मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूं, आज दर्शक भी समझेंगे उस बात को। आपने नोएडा में 1 लाख रुपए का प्लॉट लिया, 8,000 रुपया रजिस्ट्री लगती है उसकी, 8% है। भाभी के नाम कराएंगे तो 6% हो जाएगा, 2% कम हो जाता है। और उस प्लॉट को 1 लाख तो आप व्हाइट में देते हो, और ब्लैक में कितना देते हो? 10 लाख। यही होता है ना। तो 11 लाख के सौदे में केवल 1 लाख व्हाइट, और सरकार को रेवेन्यू मिला 1 लाख का 8%। अगर आप उस 11 लाख की प्रॉपर्टी को 2% कर दें टैक्स, 8 की बजाय 2 कर दें, तो सरकार को पूरे 11 पे मिल जाएगा और 22,000 मिल जाएगा। अभी तक आप 8,000 दे रहे हैं ना, तो आपको ब्लैक की जरूरत और सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ गया। ये कौन नहीं होने देता? ये कोई भी राजनीतिक दल हो, सारे राजनीतिक दलों का काला धन का ये मूल तंत्र है रियल एस्टेट। आप देखते होंगे बड़े बड़े बिल्डरों के छापे लगते हैं, 1000 करोड़, सैकड़ों करोड़ बहुत रूटीन में मिल जाते हैं उनके। वो कौन सा पैसा है जो आप और हम प्रॉपर्टी के नाम पर ब्लैक में देते हैं? वही तो पैसा है वो। और फिर वो खपता कहाँ है? वो चुनाव में खपता है। सबसे बड़ा उसकी जननी भी है और उसका वो भोगने वाला भी है। तो अगर देश के अंदर सही मायनों में सरकार काला धन और चुनाव सुधारों की बात करे तो बहुत कुछ करना संभव है, प्रोवाइडेड वो इस बारे में सीरियस हो। आपने बातें की सरकार बढ़ाने की, आपने कहा कि साहब इतना खर्चा कर दिया, ये तो 1 नंबर का खर्चा है चुनाव लड़ने का, जो पार्टियों ने माना है, सारी पार्टियों ने माना है, उसमें कोई एक पार्टी आइसोलेट करने की बात नहीं। अब मेरा सवाल आपसे एक और है, चलती हुई सरकारें कितने राज्यों की गिरी? मध्य प्रदेश की गिरी, कर्नाटक की गिरी, महाराष्ट्र की तो केंद्र ने ही कह दिया कि संवैधानिक सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वो जो ऑपरेशन लोटस का पैसा था वो तो किसी खाते में नहीं है, वो भी तो होगा ना।
और वो कितना कितना है वो रह कर आता है, कोई 100 करोड़ कहता है पर एमएलए, कोई कुछ कहता है। तो ये सारे का सारा भ्रष्ट तंत्र, इस लोकतंत्र को आप लोगों का तंत्र कैसे कहेंगे? आपके पास चुनाव लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए है, मेरे पास 50 लाख रुपए है। इज देयर एनी कंपैरिजन? अब जब चूंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा है और दिल्ली के चुनाव में मदन लाल खुराना के बेटे ने जो बात कही कल, जो कल आपने दिखाया भी था, उस सारे से ये बहस दोबारा उपजी, जिससे हमें लगा कि लोगों को बताना चाहिए, दर्शकों को, कि हकीकत में हो क्या रहा है। काले धन की जननी कहां है, उसकी गंगा कहां है, कहां से निकलता है वो और कहां खपता है। भारतीय जनता पार्टी को हजारों हजार करोड़ रुपए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही मिल गया, लेकिन जो मोदी जी के परम मित्र हैं अडानी जी, उनका तो कहीं 1 रुपया भी दिखाई नहीं दिया ना आपने। किसी कंपनी इलेक्ट्रल बॉन्ड में उनका नाम आया? अंबानी का कहीं आया? तो इसका मतलब तो आप उनको बेचारों को खामखा बदनाम करते हैं। उन्होंने तो चंदा दिया नहीं, फिर आप कहते हैं वो प्रायोजक है। लेकिन वो पैसा किस केस में आया होगा वो भी आप समझ सकते हैं। वो जो ऑपरेशन लोटस होते हैं वो वहां प्रयोग होता है तमाम लोगों का, जो इधर उधर से 2 नंबर। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को बंद कर दिया, बैन कर दिया। अब तो और भी आसान हो गया, जैसे मर्जी है वो कर लो और व्हाइट में दिखाओ ये बस। और आपके पास आज भी भाजपा के पास हजारों करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है। सारे देश में दफ्तर खुल गए 5 स्टार, मोर देन 500 ऑफिसेस। हाँ, आप भाजपा का दिल्ली का ऑफिस देखिए, आप हरियाणा में हर जिले में ऑफिस देखिए, 5 स्टार ऑफिसेस। पूरे देश में, पूरे देश में और किसी मोदी जी जिले में ईमानदार है। जाओगे आप तो उस जिले में आपको रहने के लिए ढंग का होटल ना हो, लेकिन जब आप भाजपा का दफ्तर देखोगे शहर के बाहरी हिस्सों में, जो बड़े बड़े एकदम 5 स्टार कहीं है, कहीं 7 स्टार टाइप है, तो दंग रह जाओगे आप। अगर केवल पूरे देश में भाजपा के दफ्तरों को वैल्यूएशन आज कर दो आप, तो इस देश में जितने गरीब हैं उन सब के लिए प्लॉट लेकर के एक कमरा कम से कम आवास प्रोवाइड करने भर का पूरा अगर वैल्यूएशन कर दोगे, मैं दावा करता हूं इस देश में किसी का नहीं, एक मुश्त साल भर के अंदर उतना पैसा आप झोंक दो, इस देश में कोई बिना छत का नहीं होगा। सबके सर पे 2 कमरे की छत होगी, इतना पैसा उसमें लगता है, खर्च हुआ। और ये कौन सा पैसा था ये और याद दिला दूं आपको, ये प्लान कब आया था? नोटबंदी के इमीडिएटली बाद। हाँ, वो मत भूलिएगा। नोटबंदी में जो आपका बचत का पैसा था उसको काला धन घोषित करके बैंक में जमा कराओ, ये करो, वहां से ये खेल शुरू हुआ था। तो इस देश के लोग राष्ट्रवाद के नाम पर क्या क्या झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम चीजें। नोटबंदी से तो काला धन समाप्त होने वाला था, हो गया क्या? नोटबंदी से तो आतंकवाद खत्म होने वाला था, हो गया क्या? नकली नोट बंद होने वाले थे, हो गए क्या? तो एक खास तरह के प्रोपेगेंडे के तहत ये प्रचार तंत्र। अब आप ये, हम हर रोज बात करते हैं डॉगी मीडिया, हम कहते हैं, हम रवांडा मीडिया कहते हैं। अब वो अगर मोदी जी को नहीं दिखाएगा तो आपको और मुझे दिखाएगा क्या? जिसको एक चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिल रहा है वो किसको दिखाएगा भाई? कांग्रेस पार्टी के तो खाने के डाले हैं। 316 कैंडिडेट्स को 66 करोड़ रुपए दे रहे हैं, बताइए वो क्या तो विज्ञापन देंगे, क्या करेंगे? तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, यू कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सारी स्थिति भी आज जो देश की राजनीतिक स्थिति है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती है कि आपके पास 100 करोड़ रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, मैं आपको कैसे चैलेंज करूंगा? तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो भूल जाइए आप। और जो थोड़ा बहुत था उसको उठा के इनकम टैक्स से वो करवा दिया, सील करवा दिया, बात ही खत्म, सारे खाते सील थे। और राजीव कुमार जी शांत बैठे थे, सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी संवैधानिक है सारे शांत बैठे थे, कहीं से राहत नहीं मिली उनको। और जिन्होंने उनको राहत नहीं दी, वो कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपए का इनकम टैक्स दिया हो? 1 रुपए का कह रहा हूं। राजनीतिक चंदा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। ठीक, पॉलिटिकल पार्टियां दाल सब्जी तो उगाती नहीं, कॉर्पोरेट वो फंडिंग है या वो है, और वो सारा चंदा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। तो फिर इनकम टैक्स के नाम पर कांग्रेस पार्टी के खाते क्यों सील किए गए? कोई पूछने वाला है? और कहीं राहत नहीं मिली, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से लेके हाई कोर्ट तक कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसा था उससे चुनाव लड़ लिया उन्होंने, उससे भी 99 सीट्स आ गई। और प्रचार क्या किया जाता है, इतने पैसे आप किसी को भी दे दो। भाऊ कहते हैं कई बार कि मोदी जी वाली सारी एजेंसियां मुझे दे दो और कहीं भी पैसे सरकार बनवा लो। उन्हीं पैसों में कहीं भी चुनाव लड़ लो आप। जब एक कंस्टिट्यूएंसी में मदन लाल खुराना का बेटा कथित तौर पे कह रहा है कि मुझे 2.5 करोड़ रुपए झुग्गियों में बांटने थे, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? हाँ, फिर तो बोली लगा लीजिए ना भाई। सारी पॉलिटिकल पार्टियां हर एक स्टेट के अंदर ओपन ऑक्शन कर ले। हाँ, ओपन ऑक्शन, हाँ, सत्ता की ऑक्शन कर ले ना।
तो उसमें फिर बीजेपी के अलावा कोई बचेगा ही नहीं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बात है आशीष। बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया सबसे अच्छा है। ओपन ऑप्शन सरकार का नहीं, जनप्रतिनिधि चाहिए तो विधानसभा लोकसभा में प्रत्याशी खड़े हो जाए, जैसे आईपीएल के खिलाड़ियों को बोली लगती है वैसे लगे, जिस सीट पर जिसकी बोली ऊपर उसकी सरकार, वो विधायक या वो सांसद, और फिर विधायक सांसद बना लेंगे। देखिए आप, तब तो 400 पार बहुत आसान हो जाएगा। ये अगर उपाय मोदी जी मान लिए तो 400 पार क्या, 543 में 543 उनके, शायद ही कोई उनसे ऊपर कोई बोली लगा ही नहीं पाएगा। और रही बात ये चंदा, ये सरकारी खर्च पर चुनाव हो, ये राजीव कुमार जैसे लोगों के रहते कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नतीजा जो आ रहा है वही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मॉनिटरिंग किसकी है? सरकार, मान लिया सरकारी खर्चे से अनुपात में पैसा बांट दिया गया चुनाव करवाने के लिए, तो वहां पे ये थोड़ा ना होगा कि अब झुग्गियों में पैसा नहीं बांटना है, झुग्गियों में पैसा फिर बटेगा। असली खेल तो वो 2 नंबर है जो वही खातक बाहर है, और आप कंप्लेन करते रहोगे, वो कहेंगे हाँ जांच हो गई, कहीं नहीं बटा है पैसा, 1 रुपया नहीं बटा है। आपके चिल्लाने से होता क्या है, जब जिंदा सबूत आ रहे हैं, मिल्कीपुर से आज जिंदा सबूत, जिंदा सबूत, खुद चीख चीख के डंके चोट पे कहा 6 वोट डाले हैं, हिंदू हैं हम, 6 वोट डाले हैं भाजपा। कोई नहीं, जब आप सन्नाटा है, अखिलेश यादव ट्वीट करते रहे, एक्स पर चिल्लाते रहे, क्या फर्क है? पकड़ा गया है एक आदमी, उड़न दस्ता नहीं पकड़ा जो है, हालांकि बाद में उसको छोड़ा चुपके से सुनने में आया है, लेकिन उड़न दस्ता नहीं पकड़ा। उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं है और वोट डाल के आया, खुद बाद में कबूला। पहले तो आधे घंटे तक कहा मंत्री जी और संतरी जी फोन मिलाता रहा, बाद में बोला उसने कि हम वोट डाल के आए हैं, पहचान पत्र नहीं है। बिना पहचान पत्र कैसे, जहां बुरका उठवा चेक कर लिया जा रहा है, चेहरा दिखाओ, वहां बिना पहचान पत्र उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और वो वोट डाल के आ गया। अभी स्टिंग ऑपरेशन आया, हम डिटेल में बताएंगे। अब इस कार्यक्रम के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन आया है, जिसमें फोन करने वाला कहता है कि महाराज जी आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक एक बूथ के पीठासीन अधिकारी, उनसे पूछा जा रहा है टारगेट पूरा हो गया ना, फर्जी पोलिंग का टारगेट पूरा हो गया? तो पीठासीन अधिकारी एक एक फोन पर बता रहे हैं हाँ पूरा हो गया, 90% हमारा टारगेट पूरा हो गया, 95%। क्या चुनाव करवाने का ड्रामा है, बेमतलब का देश भर में एक ड्रामा लगा बैठे हुए हो आप लोग। चुनाव नहीं करवाओगे तो 2 फायदा होगा, आखिर में बता दूं। एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि हम लोगों को भी आप कमजोर कर दोगे। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो पैसा कमाते हैं, चुनाव आता है तो पैसे कमाते हैं, उस चुनाव पर शो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मोदी कमजोर पड़ गए, मोदी हारने वाले हैं बताते हैं तो पैसा हमको मिलता है। तो हमको भी भुखमरी के कगार तक पहुंचा सकते हैं आप। चुनावी प्रोसेस बंद कर दीजिए, क्या हेमंत अत्री बोलेंगे, क्या आशीष चित्रांशी बोलेगा, सब बंद। बस इस सलाह को मान लीजिए, ये बही खाता भी अगले साल से आना बंद हो जाएगा। ये भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे हेमंत भाई की लेके आवे आंकड़ा की, देखिए आंकड़ा आ गया है। जब न चुनाव होगा न चुनावी आंकड़ा, बही खाता होगा। इजाजत दीजिए, कल शाम फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार। नमस्कार।